मंचासीन अतिथियों के साथ साथ जो हमारे निजी स्कूलों के प्रबंधक, संचालक, प्राचार्य और पीडीएस इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल हैं, उन सभी का इस सभागार में भारतीय शिक्षा बोर्ड के बैनर के तले चलने वाले इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी गौरवमय उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ा। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर NP सिंह जी, उनका कहना है कि आज के कार्यक्रम में मैं अतिथि नहीं, आज के कार्यक्रम का मैं होस्ट हूं, इसलिए आगे के संचालन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए। मैं सर्वप्रथम ज्ञान आलोक की अधिष्ठात्री मां शारदा को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सांस्कृतिक चेतना के महान उन्नायक, शब्द और संवेदना के अप्रतिम शिल्पी आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ BDS इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन डॉक्टर शर्मा जी उपस्थित हैं, मैं उनको भी बहुत ही प्रणाम करता हूँ और उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की इस बैठक के लिए अपना स्थान, ऊर्जा और समय प्रदान किया है, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ब्रह्मदत्त जी उपस्थित हैं और कवि हरिओम पवार जी के साथ सुमन जी है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और सबसे अधिक मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को जिन्होंने अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ समय को चुरा कर निकाल कर हमारे आग्रह पर भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा से परिचित होने के लिए आपने अपने समय और ऊर्जा का दान किया है। आपके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ हूँ, जिसके लिए शब्दाभिव्यक्ति शब्द सामर्थ्य से परे। अब मैं सीधे भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा पर आता हूँ। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, आप चूंकि सभी लोग विद्यालय के संचालन से जुड़े हुए हैं, एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये बोर्ड की वैधानिकता क्या है, बोर्ड के अस्तित्व के पीछे कोई कारक तत्व क्या है, बोर्ड की मूल अवधारणा क्या है, और तमाम बोर्ड अगर देश में हैं, पहले से ही 67 बोर्ड थे, एक अतिरिक्त बोर्ड की आवश्यकता क्यों? ये प्रश्न मुझे लगता है कि सभी लोगों के मानस में जरूर होगा जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैं अपनी वैधानिकता के विषय में बताना चाहूंगा भारतीय शिक्षा बोर्ड की। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। पतंजलि योगपीठ इसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी। तो क्या आप सभी जानते हैं कि कोई भी बोर्ड कोई भी निजी संस्था द्वारा नहीं बनाया जा सकता। बोर्ड को या तो राज्य सरकार बना सकती है या केंद्र सरकार बना सकती है, क्योंकि भारत के संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये भारत सरकार ने इस बोर्ड को बनाया एक मॉडल बायलॉज के तहत। मॉडल बायलॉज में उन्होंने प्रावधान किया, सबसे पहले जैसे मॉडल बायलॉज बनाते हैं तो एक उद्देश्य लिखते हैं। इस बोर्ड का उद्देश्य है वर्तमान शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन, ब्लेंडिंग एंड इंक्लूजन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। ये उसका थीम स्टेटमेंट है कि वर्तमान शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन किया जाए। ये इसका लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य। इससे स्पष्ट होता है कि हम वर्तमान की सभी दक्षताओं के प्रति पूर्णतः सतर्क बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आप सभी हमसे बेहतर जानते हैं, दृष्टि और दक्षता।
विजन एंड कॉम्पिटेंसी। शिक्षा के माध्यम से हम कॉम्पिटेंसी भी गढ़ते हैं और उस कॉम्पिटेंसी का उपयोग करने की दृष्टि भी शिल्पित करते हैं। मात्र अगर आप दक्षताओं पर ध्यान देते हो तो मैं बहुत ही अगर एक उदाहरण के साथ कहूं तो दक्षताओं में तो दुर्योधन भी भीम से गदा में कमजोर नहीं था। दक्षताओं में रावण भी राम से कहीं कमजोर नहीं था। दक्षताओं में कर्ण भी अर्जुन से कम धनुर्धर नहीं था और द्रोण तो दक्षताओं में अर्जुन के गुरु ही थे। लेकिन इन सबों के बावजूद भी दृष्टि उसमें एक बहुत बड़ा अंतराल पैदा करती है कि दक्षता का प्रयोग करने की आपकी दृष्टि क्या है, विजन क्या है। शिक्षा में जब विजन पर, दृष्टि पर काम नहीं होता तो समाज में संस्कार विहीनता होती। मात्र दक्षताएं, जैसे मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूं तो मैं प्राय से उदाहरण देता हूं कि सपोज मैंने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूक्लियर फिजिक्स स्पेशलाइजेशन में किया। अगर भौतिकी का विद्यार्थी की दृष्टि दूषित होगी, आत्म केंद्रित होगी, स्वार्थ परकता से युक्त होगी, विध्वंसक होगी, विनाशक होगी, साम्राज्य विस्तारक होगी, तो वह युद्ध केंद्र में रखते हुए न्यूक्लियर फिजिक्स के विज्ञान का प्रयोग कहां करेगा? हाइड्रोजन बम बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने। लेकिन ये तो उसकी दृष्टि ठीक होगी तो उसी नाभिकीय विज्ञान का जो बोध है उसका प्रयोग करेगा वो पूरी दुनिया में बढ़ते हुए ऊर्जा संकट के समाधान की, फॉर द क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी। तो जो फॉसिल फ्यूल तेजी से खत्म हो रहे हैं, कोयला आधारित ऊर्जा समाप्त हो रही है और हमारी विकास की जो धुरी है, जो नाव है, वो उड़ जाएगी। अगर ऊर्जा नहीं है तो जो विकास का जो एक रथ चल रहा है पूरी दुनिया में, वो कभी भी कोलैप्स कर सकता, समाप्त हो सकता। आप छोटी सी कल्पना करिए, अगर हमारे आपकी नगर निगम में 48 घंटे अगर बिजली ना रहे तो हमारे जीवन की क्या स्थिति होगी? विकास के सोपान की तो बात भूल जाए। अगर हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसमें 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे अगर मोबाइल से बातचीत ना होने लगे तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में तो 70% लोग पागलों की तरह घूमने लगे, क्योंकि मोबाइल उनकी संवेदना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है। ये सारी चीजें कहां से चलेगी? प्राथमिक जीवन से लेकर के और विकास के जो अन्यतम सोपान है उसकी सबकी नींव है ऊर्जा। तो अगर उसकी दृष्टि ठीक है, वो मानवीय सरोकार की दृष्टि होगी, सामाजिक सरोकार की दृष्टि होगी, लोक संग्रह की दृष्टि होगी, तो निश्चित रूप से वह न्यूक्लियर साइंस का प्रयोग करेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर बना और एफोर्डेबल कॉस्ट पर, जो न्यूनतम कीमत पर कैसे नाभिकीय ऊर्जा का हम आविष्कार करें कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम नाभिकीय ऊर्जा को ला सकते। एक छोटे से उदाहरण हमने बताया कि ये दृष्टि और दक्षता का अंतर क्या है। आप देखते हैं बहुत सारे पहलवान, बहुत सारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, उनकी बहुत दक्षताएं हैं, लेकिन वो किसी न किसी माफिया के बंदूक ढोने लगते हैं मेडल पाने के बाद, क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं है स्पष्ट। बहुत सारे लोगों के पास मां सरस्वती ने वाणी का सामर्थ्य दिया, उनके अंदर वक्तृता की अच्छी शक्ति थी, लेकिन वो उस वक्तृता की शक्ति का प्रयोग लोक संग्रह या किसी सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए ना करके उसको कहीं अपनी विध्वंसक भ्रामक गतिविधियों की मोड़ देते हैं।
तो कारण ये कि उनकी दृष्टि ठीक थी, दृष्टि पर काम नहीं हुआ शिक्षा। आज भारतीय शिक्षा बोर्ड ने, इसीलिए बहुत चिंतन के बाद जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उस समय एक दृष्टि तो ये थी, दृष्टि वैश्विक, ग्लोबल जिसको कहते हैं, उसकी ओर तो उन्मुख हो, लेकिन उसकी जड़ें अपनी भारत की सांस्कृतिक निधि में हो। और वो क्यों हो, उस पर हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। कि मात्र कोई एक भावनात्मक नैरेटिव नहीं है, दिस इज नॉट ओनली इमोशनल नैरेटिव, वी बिलोंग टू इंडिया, वी बिलोंग टू ए कंट्री, इसलिए हम उस देश के बारे में महिमा गान करें, वो तो एक अनिवार्य है ही। लेकिन अगर जिस देश की संस्कृति समृद्धतम, प्राचीनतम और वर्तमान में भी प्रवाहमान है, उन सांस्कृतिक मूल्यों के विषय में जब पूरी दुनिया वर्तमान वैश्विक समस्याओं के झंझावातों में जब कहीं एक विकल्प के रूप में एक देख पा रही है मार्ग, तो कहती है कि भारतीय संस्कृति की ओर देखो, भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर देखो। बंधुओं, अमेरिका का एक बहुत बड़ा फिलोसफर है विल डुरांट, 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा फिलोसफर माना जाता है। आप गूगल करके सर्च करके देखेंगे। उसने दुनिया की सारी सभ्यताओं का अध्ययन करके 24 वॉल्यूम में स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन लिखा है। और उसने ये आकलन में लिखा है कि भारत पूरी दुनिया की संस्कृति की जननी रही है। भारत में ही दुनिया की सभी भाषाओं का गर्भ रहा है। पूरी दुनिया में यदि लोकतंत्र की अवधारणा गई है तो भारत की ही सभा समितियों, महाजनपदों के गणराज्य कल्पना, चोलों के तिरुमरेर की ग्राम पंचायत प्रणाली, इसके माध्यम से गई। वो ये भी कहता है कि पाश्चात्य सभ्यता में करुणा बुद्ध की करुणा से आई, और पाश्चात्य में तर्क की अवधारणा, जिसको हम सोक्रेटिक मॉडल ऑफ लॉजिक कहते हैं, हायर एजुकेशन में पेडागोजिकल अप्रोच में जब भी पढ़ाया जाता है तो यूजली जो ट्रेनर होते हैं, पेडागोजिकल ट्रेनर, वो कोट करते हैं सोक्रेटिक मॉडल है, अरस्तु मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, उसकी बात करते हैं। तो उसने लिखा है कि ये जो तर्क की बात, विमर्श की बात पाश्चात्य में प्रारंभ होती है, इसका बीज भी भारत के उपनिषदों में, बुद्धिज्म में। तो निष्कर्ष में कहता है कि जितनी भी दुनिया के जो भी कल्चरल इवोल्यूशन, सांस्कृतिक उद्भव, दार्शनिक उद्भव हुए हैं, उसका गर्भ भारत की धरती रही है, भारत की पूरी विकास यात्रा रही है, भारत की पूरी कल्चरल जर्नी रही है। वर्तमान एक नॉर्वे का फिलोसफर है, आर्ने नए से, क्योंकि जो इथनोसेंट्रिक फिलोसफी है, एक जो इथनोसेंट्रिक जो फिलॉसफी है कि मानव केंद्रित दर्शन, जो पाश्चात्य दर्शन के मूल में जब वो मानववाद की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, तो उनका ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि मनुष्यों के मध्य में समानता का भाव, मनुष्यों के संबंध में भ्रातृत्व का भाव, और मनुष्यों की वैयक्तिक स्वतंत्रता की संरक्षण, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनकी तीनों ही दृश्य जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पैदा हुआ, वो मानव समुदाय तक ही केंद्रित है, सीमित। अब 21वीं सदी में पूरा यूरोप कहने लगा है ये जो ह्यूमन सेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक, इथनोसेंट्रिक जो फिलॉसफी रही है, ये दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, बल्कि जटिलता पैदा कर रही है। तो इसका समाधान कहां होगा? तो आर्ने नए से कहता है भारत की प्रकृति धर्मा संस्कृति की ओर देखो। अगर तुम्हें विश्व की रक्षा करनी है, तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग बचानी है, तुम्हें पिघलते हुए ग्लेशियर्स बचाने हैं, तुम्हें समुद्रों में उठते हुए तूफान बचाने हैं, तुम्हें -50 डिग्री में जलते हुए फॉरेस्ट की अग्नि को बुझानी है, तुम्हें जगह जगह बेतरतीब रूप से आने वाले बाढ़, सूखा, ज्वालामुखियों से अगर रक्षा करनी है, और क्रूरता के स्तर पर
बढ़ते हुए सामाजिक भेदभाव, पंथिक रिलीजन के भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव से अगर बचना है और आर्थिक रूप से असमानताओं की उस क्रूर पंजे से बचना, जिसमें कि तथाकथित व्यक्तिवाद ने, लिबरल ह्यूमनिज्म ने, उदारवादी मानववाद ने, व्यक्तिवाद की, पूंजीवाद की, क्रॉन्जी कैपिटलिज्म की ऐसी एक श्रृंखला खड़ी कर दी कि दुनिया में 1% लोगों के पास विश्व के 99% संसाधनों पर कब्जा है। तो ये जो क्रूर आर्थिक असमानता है, क्रूर सामाजिक भेदभाव है, अराजक रूप से पंथों के बीच के विवाद है, संघर्ष है, प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो निरंतर युद्ध चल रहा है, जैसे एक मनुष्य एक ओर खड़ा हो, प्रकृति दूसरी ओर खड़ी हो, इस तरह का जो युद्ध चल रहा है, उन्होंने कहा ये सारा जो विकास का प्रारूप है, जो विगत 300 वर्षों से पूरी दुनिया में चल रहा है और जो इस वर्ल्डव्यू पर आधारित है कि फ्रांसिस बेकिन के मनुष्य की प्रकृति दासी है, नेचर इज टू सर्व, प्रकृति तुम्हारी दासता के लिए, तुम अपने जीवन के लिए, अपने विकास के लिए, अपने उपभोग के लिए प्रकृति का किसी भी स्तर तक दोहन कर सकते हो। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि दूषित होने की वजह से ही हम जिस तरह की विज्ञान प्रौद्योगिकी की दक्षताएं पैदा कर रहे हैं, वो समूचे मानवता के लिए ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी के अनेक जीव जंतुओं के लिए भी और समूचे इस ग्रह के लिए ही, प्लेनेट के लिए एक खतरनाक साबित हो रहा है। तो आर्मी ऐसे कहता है कि भारत की ओर, किस भारत की ओर? ये भारत नहीं जो हम आज देख रहे हैं, ये भारत तो खुद ही उस अपनी दृश्य से दूर है। ये भारत तो खुद ही सामाजिक भेदभावों में, पंथिक भेदभावों में जूझ रहा है। ये भारत तो खुद ही अपनी मूल दृष्टि से बहुत ही दूर, भ्रमित और विपथित है। और इसका कारण क्या है? अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की सही समझ नहीं है। बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि 190 वर्ष को 1835 इंडियन एजुकेशन एक्ट में जो मैकालियन शिक्षा जिसको कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश को हम लोग बहुत ही सही ढंग से कभी कभी चिन्हित करने में प्रमाद करते हैं। हमें लगता है तो मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने उसको मॉडर्निटी का नाम दे करके और भारत की सारी ज्ञान परंपराओं को, भारत की नहीं बल्कि दुनिया के जहां जहां उन्होंने कॉलोनी बनाई, वो चाहे चाइना की ज्ञान परंपरा रही हो, चाहे वो किसी मिडिल ईस्ट की ज्ञान परंपरा रही हो, ईरान की अवेस्ता की ज्ञान परंपरा रही हो, सारी ज्ञान परंपराओं को उन्होंने कहा ये तो इंडिजिनस है, ओरिएंटल है, एंशिएंट, और एक कदम आगे बढ़ के कह दिया ये अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक, इसका किसी विज्ञान से मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि 6 भागों में विभाजित किया ज्ञान परंपरा को, माइथोलॉजी, थियोलॉजी, रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस और टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा जो भी ये परंपराएं हैं 300 सालों में, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के यूरोप के पहले की जितनी सभ्यताएं, संस्कृतियां हैं, उनकी भी जो भी ज्ञान परंपराएं हैं वो ओरिएंटल हैं, इंडिजिनस हैं, रीजनल हैं, लोकलाइज्ड हैं, अनसाइंटिफिक हैं, वो थियोलॉजिकल हैं, वो माइथोलॉजिकल हैं, वो मिथ आधारित है। उसमें कोई दर्शन नहीं था, उसमें सिर्फ आंख मूंद करके बिलीव करने की परंपरा, विश्वास करो कि मैं ऐसा कहता हूं। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई ज्ञान परंपरा नहीं। उसका एक कारण ये था कि भारत को समझने में उन्होंने भूल की। जैसे उन्होंने अपने न्यू टेस्टामेंट को देखा 385 के बाद, जो उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन डोनेशन के बाद जिस तरह से लगभग 14वीं शताब्दी तक 1000 वर्ष तक कैथोलिक चर्च ने जिस तरह से डोमिनेट किया पूरे के पूरे यूरोप की सत्ता को, जिसमें राजाओं का अस्तित्व नहीं था, रिलीजन तय करता था पूरे जीवन की सारी गतिविधियों को,
और वो मिथ आधारित था, और इतना मिथ आधारित था कि अगर उसमें लिखा था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो कोपरनिकस की हिम्मत नहीं पड़ी अपने शोध को प्रकाशित करने की, क्योंकि उसके शोध में निष्कर्ष आ रहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती। लेकिन उसका साहस नहीं हुआ कि कैथोलिक बिलीफ के खिलाफ हम अपनी वैज्ञानिक शोध को प्रस्तुत कर सके 15वीं शताब्दी के, आप सभी जानते हैं, पढ़ा हो। इसके बाद जब गैलीलियो उसको कहता है उसी की बात, तो उसको आजीवन कारावास मिलता है। जब ब्रूनो उसी बात को कहता है तो उसको एथेंस के चौराहे पर बांध करके चला दिया। ये 16वीं 15वीं शताब्दी में था। तो चूंकि उनके दिमाग में जब डेकार्त के बाद से नई फिलॉसफी आती है, तो उनको लगा कि जैसे हमारे यहाँ मिथ है, एक बिलीफ सिस्टम है जो किसी तर्क और युक्ति प्रमाण पर आधारित नहीं है, शायद उसी तरह की माइथोलॉजिकल ही पूरे की पूरी दुनिया के अन्य संस्कृतियों का भी विश्वास विकास सिर्फ और सिर्फ बिलीफ पर हुआ है, मिथ पर हुआ है। उसमें किसी प्रकार का कोई न्याय संगत तर्क और विचार की कोई गुंजाइश नहीं। इस आधार पर उन्होंने पूरी की पूरी हमारी ज्ञान परंपरा को माइथोलॉजी की कैटेगरी में डाल करके धकेल दिया, क्योंकि उन्होंने साजिश किया कि उन्हें मालूम था, आपने इतिहास को देखा होगा, 1786 में जब एशियाटिक सोसाइटी ने बहुत सारे ट्रांसलेशंस करने शुरू किए भारतीय ग्रंथों का, और इससे पहले दारा शिकोह ने जब भारतीय ग्रंथों का, उपनिषदों का मुख्य रूप से गीता का अरबी फारसी में अनुवाद कराया था, और औरंगजेब द्वारा उसकी हत्या करने के बाद दारा शिकोह के, जो उनका एक चिकित्सक था फ्रांस का, बर्नियर, जब उस औपनिषद नाम के सिर अकबरी नाम करके उस पुस्तक का नाम था, उसको लेकर के जो बर्नियर जाता है फ्रांस, तो डुपरान नाम का एक फिलोसोफर फ्रेंच का, उसका फ्रेंच अनुवाद करता है, श्रीगल वंदो जर्मनी में अनुवाद करते हैं, सापनहावर उसको आगे फॉलो करता है, और धीरे धीरे यूरोप के अन्य हिस्सों में वो बातें पहुंचती है, और लंदन में भी अंग्रेज युवक भारतीय दर्शन की फैन हो जाते। तो उन्हें लगा कि जिस मुल्क को हम कब्जा किए हैं युद्ध के माध्यम से, और इकोनॉमिक रूप से हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कॉलोनी बनाए, प्रवेश बनाए हैं, वो देश अगर दार्शनिक रूप से इतने समृद्ध रूप में अपने को प्रस्तुत कर लेगा, और उसके बच्चों को अगर हम शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अगर हम ऐसी शिक्षा दे देंगे कि वो अपने दर्शन के मूल तत्वों से बहुमानस जुड़ जाए, बच्चों का मानस जुड़ जाएगा, तो ये बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि राजनीतिक गुलामी, युद्ध की गुलामी तो आसान होती है, लेकिन वैचारिक गुलामी नहीं होती। वैचारिक रूप से एक बार गुलाम होता है व्यक्ति, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो किस प्रतिशत में कितना कैसे गुलाम हो गए, पता ही नहीं चलता। और चुपके से कॉलोनलिज्म उसके मानस का, विचार तंत्र का, उसकी प्रणाली का हिस्सा हो जाता है। उन्होंने इसलिए खूबसूरती से जो हमारे शिक्षा व्यवस्था के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आप अगर कंपोनेंट्स, क्योंकि आप सभी शिक्षा के हैं, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागॉजी, असेसमेंट, स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट, ये जो घटक होते हैं, सारे कंपोनेंट पर उन्होंने बहुत ही साजिशन काम शुरू किया। उन्होंने पहला प्रयास किया कि हम कैसे इसके सिलेबस से ही भारत की ज्ञान परंपरा को डिलीट करें, हटा दें, और भारतीय ज्ञान परंपरा को कुछ रखे भी तो किसको रखें, जिसमें कि हम ये साबित कर सकें कि आपकी ज्ञान परंपरा अंधविश्वासी, आपकी ज्ञान परंपरा तर्कहीन है, आपकी ज्ञान परंपरा की कोई सुव्यवस्थित चिंतन प्रणाली नहीं है, आपका कोई दर्शन नहीं है, बल्कि ये मात्र ये चमत्कारिक बिलीफ है, विश्वास है। और जो समाज में फैली हुई विकृतियां थी, चाहे वो जातीय भेदभाव थी, चाहे वो स्त्रियों के अपमान की स्थिति घटित हो रही थी, जो किसी भी इतिहास के किसी भी भूखंड में, लंबे कालखंड में दर्शन कितना भी महान हो, लेकिन एक लंबे समय में क्रियात्मक रूप से, फंक्शनल रूप से कुछ विकृतियां आ ही जाती। लेकिन अगर आप उसी विकृतियों को उस देश की संस्कृति, मूल दर्शन के रूप में बच्चों को पढ़ा दें,
एक और तो मुख्य ज्ञान परंपराओं को बाहर कर दो टेक्स्ट बुक से, सिलेबस से, और दूसरी ओर जो विकृतियां हैं उनको ही ज्ञान परंपरा के मूल सिद्धांत के रूप में पढ़ा दो, जिससे कि पूरी की पूरी पीढ़ी भारत की मौलिक जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे दूर हो जाए, उससे उसके मन में विकृति आ जाए, हीन भावना आ जाए, उसके प्रति प्रतिक्रियात्मक स्वर आ जाए। इस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे सिलेबस और टेक्स्ट बुक को डिजाइन करा, और डिजाइन करने में उन्होंने एक और साजिश की, शोध की, बहुत ही खूबसूरती से डाला। ऐसे नहीं कोई भी चीज कोई टेक्स्ट बुक में डाल दिया, उन्होंने कई फॉल्ट लाइन क्रिएट किया। पहली फॉल्ट लाइन ये क्रिएट कराई, शोध कराया। कुछ आपने अगर जेम्स मिल की पढ़ा हो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लिखवाया कि भारत में जितने भी लोग हैं वो मूल रूप से भारत का कोई नहीं।